ने इसकी मांग उठाई है। उन्होंने हमारे राज्य के एनआरएचएम के मिशन डायरेक्टर के सामने ये डेटास रखे हैं, अपने हर जनपद के सीएमओस के सामने ये डेटास रखे हैं और उन्होंने कहा कि आप खुद जाके चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। और अब जो है थोड़ी सी शर्म आ रही लोगों की, हाँ ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए था। ये जो सबला परियोजना में जो किशोरियां हैं, इन्होंने जाकर अपने सीडीपीओ डीपीओ सबको जाकर अपने आंकड़े दिखाए हैं, अपने पेटिशंस डाले, अपने आरटीआई डाले, उनको तब लगने लगा हाँ ये तो दिलाना चाहिए था, हाँ वजन की मशीन तो पहुंच जानी चाहिए थी, हाँ ये वजन के लिए हमको अभी दिला देना है। तो हमारा कहना है साथियों कि जब तक हम इस पक्ष को मजबूती से नहीं रखेंगे, जब तक सरकार के नीतियों की मांग जनता से नहीं आएंगी और जब तक जो भी सरकार से निकलता है, चाहे आपका जजमेंट हो, चाहे नीति हो, चाहे कानून हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसकी निगरानी के लिए जनता खुद सक्षम नहीं होते, सजग नहीं होते और जानकार नहीं होते हैं, तब तक ये चीजें जो है क्रियान्वित नहीं हो सकती हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं, जैसे कॉलिन ने भी सुबह आज कहा, कि वकीलों को जन संगठनों के साथ और गांव में काम करने वाली एनजीओस के साथ बहुत सघन रिश्ते रखने चाहिए। हमारा बहुत अच्छा पुराना अनुभव है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ कि हमने उस फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम पे बहुत अच्छा हमको ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने जनपदों में जो भी केसेस उठाती हैं, आप सुनिश्चित करें कि जजेस के ऑर्डर्स जो है केवल एक कोर्ट में लिखे जाने और 2 पेपर में लिखने वाले तक न सीमित रह जाए, उसकी चीजें जो है जनता तक पहुंचे और जनता को पता हो और जनता उसकी निगरानी आगे खुद कर सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Javed Chaudhary and Ms. Jashodhara Das Gupta for giving us a comprehensive overview of the entitlements and the benefits of non-benefits of the non-implementation of the as Ms. Das Gupta pointed out, there is a very important requirement that lawyers work closely with NGOs so as to build a mass base and mass demand for right to health for the poor people, and it is very important that lawyers work very closely with the NGOs. And as Sir pointed out, that as lawyers we can also try and get the National Health Act implemented and passed by the Parliament. And in addition to all these, as in the case of right to food, just as the court implements the monitoring of food distribution, similarly in the case of health rights also, we should try and have a bench constituted which keeps a continuous measure and eye on the implementation of the health issues. Thank you. Thanks, Mr. Kamik. Thanks, ma'am. Thank you, sir, for your enlightening talk on how to deal with, how to collaborate with the NGOs, and the legal intervention should work together so that we can create much more impact, just rather than to have the judgments only in the paper. Moving on to the next session. Next session is access to contraception. This session will be conducted by Ms. Deepika Jain, Professor of Jindal Global Law College and Executive Director of Center for Health Law, Ethics and Technology. Ms. Kalpana Mehta, Director, Founder, Manasi Swastha Sansthan. Ms. Nalini Bhano, Founder, Director of Manasi Swastha Sansthan. And Advocate Amy from HRN Delhi. I'd like to mention about the timekeeping to a distinguished panel. Please try to keep your talk within 17 minutes, 10 to 17 minutes. Thanks. Help me up. Hold my hand from the line. Yeah, over to Deepika. Yeah, you can start. Good afternoon. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आप लोग के साथ ये इश्यूज डिस्कस कर रही हूँ। हमारे सेंटर की ये खासियत है कि हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हैं, मतलब कि
जो लॉ आर्टिकल्स लिखते हैं यूजुअली बहुत थियोरेटिकल होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फील्ड में जाके पता करें कि क्या हो रहा है और फिर एक लॉ पे विचारधारा डेवलप करें। तो आज वही हम सब डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के आसपास। और उससे पहले मैं मिस सोना शर्मा, जो सीनियर डिवीजन ऑफिसर एडवोकेसी ऑफिसर है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उनको बुलाना चाहूंगी और उनसे दरख्वास्त करूंगी कि कुछ बातें आपसे करें इस इशू पर, मुद्दे पर कुछ मुद्दे उठाएं और उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन होगा। I'm not from Population Foundation. She's gone. अच्छा, okay. Oh, I'm sorry. I just want to share that we each can have more time because Nalini won't be able to come. Okay, so. Okay. तो ठीक है, तो हम अपना प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। Clara, can you please help me? Yes, sure. हमने एक स्टडी की है, अभी शुरुआत की है 2 महीने पहले सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ, और उसमें हम गर्भ निरोध पे एक स्टडी कर रहे हैं हरियाणा में, और हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके पता कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ पे औरतों के लिए, स्पेशली कि औरतें महिलाएं क्यों नहीं गर्भ निरोध जो वस्तुएं हैं उनको ले पा रही हैं हरियाणा में। तो उस पर हमने एक पायलट स्टडी किया, पायलट मतलब एक छोटी स्टडी की है ताकि हम बड़ी स्टडी कर सकें, और उसके बारे में मैं बात करूंगी। उसमें काफी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो पीआईएल के लिए भी काफी जरूरी हो सकते हैं। तो उसी पर आज हम विचार करना चाहेंगे कि क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं और उस पर हम कैसे पीआईएल अगर हो सकता है तो पीआईएल फाइल करें या फिर ना करें, उस पर डेलिब्रेशंस हो सकते हैं आज। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि ये जो गर्भ निरोधक वस्तुएं हैं वो कितनी अवेलेबल हैं और भारत सरकार कितनी अवेलेबल करती है, और जो वो अवेलेबल करती भी है वो कितनी पहुंचती है महिलाओं तक। तो उस पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। तो अभी मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, मैं बातें हिंदी में करूंगी। तो रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो हम कहते हैं कि कितनी सारी कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधक वस्तुएं अवेलेबल है, तो वहाँ 14 है। उसमें से साइंटिफिक एविडेंस है कि 10 बहुत इफेक्टिव हैं, और जो 10 इफेक्टिव वस्तुएं हैं वो मैंने आउटलाइन किया हुआ है, और उसमें स्टरलाइजेशन भी है जिसपे काफी हम बात करेंगे। और उसके अलावा काफी और इफेक्टिव वस्तुएं हैं जैसे पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस और फीमेल कॉन्डोम भी है। और लेकिन हमारे भारत सरकार ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के द्वारा सिर्फ 3 ही वस्तुएं देते हैं भारत सरकार, और ये सब फ्री है और सब पब्लिक हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो हमारी स्टडी यही फाइंड आउट कर रही है कि ये स्टडी ये सब है कि नहीं अवेलेबल वस्तुएं हॉस्पिटल्स में हरियाणा में, और क्यों नहीं है। तो हमने इस स्टडी के लिए तो 3 चीजें बहुत अवेलेबल होनी चाहिए। एक तो पिल्स है, और एक आईटीयू जो कुपोटी बोलते हैं, हरियाणा में कुपोटी के नाम से जानी जाती है, बाकी जगहों पे भी कुपोटी के नाम से जानी जाती है। और थर्ड है आदमियों के कॉन्डम्स इस्तेमाल करने के लिए जो कॉन्डम्स होते हैं। तो हम पता करना चाहते हैं कि क्या जो शादीशुदा औरतें हैं और या जो शादीशुदा नहीं है उनको काउंसलिंग मिलती है, गर्भ निरोध पे जानकारी मिलती है। हमारा पहला सवाल ये था, और दूसरा सवाल था कि ये जो एक्सेस है रेंज ये सारी अवेलेबल है कि नहीं।
जैसे अभी मैंने नेपाल भी एक स्टडी के लिए गई थी, एक कॉन्वर्सेशन के लिए, वहां पे पता चला कि वहां पे इंजेक्शन अवेलेबल है फ्री और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो उस पर भी हम विचारधारा कर रहे हैं। और सबसे जरूरी है कि औरतें क्यों नहीं ले पाती हैं गर्भ निरोधक चीजें। कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं, कुछ या फिर कुछ मेडिकल प्रोफेशनल बैरियर्स हैं, उस पर भी थोड़ी विचारधारा इस स्टडी के थ्रू की है हमने। एक बहुत ही जरूरी स्टडी अभी रिसेंटली छपी थी लैंसेट में इसी विषय पर, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन में, जिसमें एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च थी। 172 कंट्रीज में उन्होंने एविडेंस बेस्ड रिसर्च किया था कि कॉन्ट्रासेप्शन जो निरोध है वो कितना जरूरी है मैटरनल मोर्टेलिटी को रोकने के लिए। और उसमें एविडेंस में आया था कि 29% रोक सकता है अगर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किए जाए तो। और उसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी के अलावा HIV को रोक सकता है, फैमिली प्लानिंग, स्पेसिंग की सब जरूरतें पूरी कर सकता है। तो उसी पर ये स्टडी लागू हुई थी। तो एक मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे हरियाणा में हमने 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया है। एक रिपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की थी ये रिपोर्ट 2009 में, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स था, जिसमें दिखाया था कि 68.75% एक्सपेंडिचर जो कम बजट है उसमें से भी 68.75 यूटिलाइज ही नहीं हुआ, अंडर यूटिलाइज रह गया कॉन्ट्रासेप्शन पे। तो ये भी मतलब एक जैसे इससे पहले हमें जावेद साहब ने बताया था कि हमें कोर्ट्स को ये भी बताना चाहिए कि संख्या क्यों नहीं है, संख्या होनी चाहिए अवेलेबल। और ये बजटरी रिक्वायरमेंट से ये क्यों यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें भी हमने काफी बात की थी। तो हमारा फोकस औरतें ही हैं, औरतें और यंग लड़कियां, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, लेकिन हम मल्टीपल स्टेक होल्डर स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बाकियों का पहलू जानना भी जरूरी है, जैसे डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, इन सब के बारे के साथ भी हम काफी बातें कर रहे हैं। तो हमने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये किया है पूरा स्टडी। उसमें 5 मैरिड औरतों से बात की, 18 अनमैरिड औरतों से बात की जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, लड़कियों से, और 8 फार्मेसीज जो बेचते हैं कॉन्ट्रासेप्शन या फिर फ्री देते हैं, गवर्नमेंट की जो दवाखानाएं हैं, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो नर्सेज हो सकती हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो भी हमें अवेलेबल थे, और आशा वर्कर्स जो हमें लगता है बहुत जरूरी है, लेकिन हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आशा वर्कर्स काम करते, कुछ में नहीं करते। तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे। और ये स्टडी हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ की है, जो कुछ यहाँ पर भी आए हैं आज तो अगर आप देखें तो आशा वर्कर्स जो सोनीपत में है वो आंगनबाड़ी से ही काम करती हैं। और हम वहां पे 3 बार गए, और ये जो हमारे स्टूडेंट वहां पे बैठी है, ये यहाँ पे गई थी हम लोग के साथ एविडेंस बेस्ड रिसर्च की। ये फर्स्ट विजिट थी जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, हम जितनी बार भी गए ताला लगा रहता था। और अगर नंबर 3 पे आप देखेंगे तो जन्म मृत्यु पर काम करने का उनका एक फंक्शन है, लेकिन वो उस पर काम करते नहीं है। एविडेंस के थ्रू पता चला कि वो सिर्फ पोलियो पे काम करते हैं, और उस पर भी लोग खुश नहीं है। वो जैसे काम करते हैं, दवाखाना जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे उनकी बहुत सारी फंक्शंस है, उसमें से सिर्फ एक ही पर काम कर पाते हैं। और उनकी खुद की दिक्कतें भी हैं, जिस पर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल नहीं पाए। तो ये कुछ पिक्चर्स है सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह की जो हम गए थे। काउंसलिंग रूम की 2 घंटे के लिए खुलता है, वो भी कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। लेकिन कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे। लेकिन एक चीज बहुत निकल के आई है कि HIV के थ्रू काउंसलिंग बहुत होती है, उसके बियॉन्ड कुछ काउंसलिंग नहीं होती है। जैसे एक लड़की को अगर पता करना है कि मैं कौन सी गर्भ निरोधक चीज लूं जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, वो उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, और लोग शर्माते भी हैं इसके बारे में बात करने से। अब मैं अपनी और हमने जब हम फार्मेसीज में गए, हमने चीजें खरीदी उनसे। अगर फ्री में दे रहे थे तो फ्री में मांगी या फिर खरीदी, देखने के लिए कि कैसी कितना इफेक्टिव है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये निरोध का जो हमने हमारे स्टूडेंट्स ने खरीदा, उसमें एक्सपायरी डेट कब का एक्सपायर हो चुका था, और उन्होंने ये फ्री मिलता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन्होंने हमें बेचा और हमारे पास वो रिसीट भी है। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हमें नजर आए। लेकिन अब मैं मेन स्टडी पर फोकस करती हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हमारी मेन फाइंडिंग, तो हमने जो 5 औरतों से बात की, उसमें से 3 औरतें सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रही थी, और वो भी मर्दों के थ्रू, औरतों के थ्रू नहीं। और वो उनका कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था, जैसे मर्द ही यूज करते हैं। फैमिली प्लानिंग पे कुछ विचारधारा नहीं डेवलप हुई थी, और एक यूज नहीं कर रही थी, और एक की शादी अभी 16 साल की थी, तो शादी हो गई थी लेकिन कंज्यूमेशन